अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। राजस्थान के भरतपुर से 2 दिन कबल अगवा होने वाले 2 मुस्लिम नौजवानों नासिर और जुनैद को हरियाणा के भिवानी जिले में उनकी गाड़ी समेत जिंदा जला दिया गया। मुतवफ़्फ़ी के अहले खाना ने इस इंसानियत सोज वाक़े के लिए बजरंग दल के कारकुनों पर इल्ज़ाम आयद किया है। मरने वालों पर गाय की स्मगलिंग का शुबा भी जाहिर किया जा रहा है। हरियाणा के भिवानी के बारवास गांव में जुमेरात की सुबह उस वक्त खौफ और हरास फैल गया जब मकामी लोगों ने एक जली हुई बोलेरो गाड़ी और उसमें 2 लोगों के जले हुए ढांचे देखे। इस पूरे मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस, इंतजामिया और FSL की टीम हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर हर जाविये से तफ्तीश शुरू कर दी। मुतवफ़्फ़ी के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों को राजस्थान के भरतपुर के गोपालगढ़ से अगवा किया गया था। मुतासिरा के अहले खाना ने पुलिस को बताया कि 15 फरवरी को उन्होंने अगवा का मुकदमा भी दर्ज कराया था। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि अगवाकारों ने पहले दोनों को मारा पीटा और फिर उन्हें अगवा किया और गाड़ी में बिठाकर हरियाणा के भिवानी में गाड़ी समेत आग लगा दी। लोहारो DSP ने बताया कि कार का चेसिस नंबर ले लिया गया। उसकी बुनियाद पर गाड़ी के मालिक का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। जिस बोलेरो में दोनों नौजवान जिंदा जले हुए पाए गए वो नासिर के रिश्तेदार की बताई जाती है। गाड़ी समेत दोनों इस तरह झुलस गए कि उनकी सिर्फ हड्डियां ही रह गई। हरियाणा और राजस्थान पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। जुनैद के रिश्तेदार इस्माइल ने पुलिस को बताया कि तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि दोनों को पहले 8 से 10 अफराद ने मारा पीटा और फिर उनकी बोलेरो में अगवा कर लिया। इस्माइल ने अपनी शिकायत में बजरंग दल से वाबस्ता कारकुनों पर इल्जाम लगाया। उधर पुलिस ने अफराद खानदान के इल्जामात को झूठा बताया। फिरोजपुर झिरका के CI इंचार्ज वीरेंद्र सिंह का कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ना तो उन्होंने किसी मुलजिम को पकड़ा और ना ही बजरंग दल के लोगों को सौंपा। उनकी गाड़ी, स्टाफ और वो खुद उस दिन थाने में थे। उन्हें पता नहीं कि अफराद खानदान ऐसे इल्जामात क्यों लगा रहे हैं। दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट में कहा कि जुनैद और नासिर को 2 दिन पहले राजस्थान के एक इलाके से अगवा किया गया था। आज उनकी जली हुई लाश मिल गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई नहीं की और ताहाल मुलजिमीन को गिरफ्तार नहीं किया। जुनैद और नासिर के अहले खाना से इंसाफ किया जाए। मुलजिमों को गिरफ्तार करके लाए पुलिस। इस तरीके से मुलजिमों को गिरफ्तार होना चाहिए। मुलजिमों को गिरफ्तार करके लाके कस्टडी में डाले, हमारे सामने हमें संतुष्टि हो जाएगी। उसके बाद में हम बॉडी ले लेंगे और तदफीन कर देंगे। हमारी मांगे ये सारी जरूरी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। मैं नासिर का भाई हूँ। सही कह रहे हो साहब, जब तक मोनू मानो सर गिरफ्तार ना हो, जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक कोई सोल्यूशन नहीं। साफ सीधी बात है। पहले मुलजिमों की गिरफ्तारी बाद में सारा हमने हाँ कल दिन में हमने चूतिया बनाते तुम्हारे बाग होटल शाही में दे दिए, तुम्हारे बाल फलानी जगह दे दिए। हम इस तरीका से चूतिया बनाते रहे। अच्छा, आप और कागज तलाश किया? मोनू फिलहाल अब गोपालगढ़ पुलिस के साथ डोल रहा हूँ।
एसएचओ का हाथ में हाथ मिल के डोलो गोबा गढ़ मोनू। कब की बात है ये? ये अभी की बात है 2:30-3 बजे करीब। दिन की? दिन की बात कौन है। किस जगह? ये फिरोजपुर सदर थाने। फिरोजपुर सदर थाना। किसने इस चीज की किस सूचना मिली? मैं आप खुद गया हूँ। अच्छा, आप जानते हो मनु को? हाँ, मनु को जानता हूँ, मोनू और लोकेश अच्छा, दोनों। आप दोनों को जानते हो? हाँ, होटल वाला लोकेश। ओके ओके। और इस तरीका से कहानी हुई है सारी। हमको चूतिया मात्र है कि तुम्हारे लड़के होटल में है, तुम्हारे लड़के हूं। तो इनकी टीम ने इस आदमी को, जो दो भाई हैं हमारे, जुनैद और नासिर, दोनों को लेके वहां जिंदा जलाया है लोहारू में। लोहारू में जाके जिंदा जलाते हैं इनको बोलेरो की पिछली सीट पे। अब हम ढूंढ रहे थे तो हमको जो पता चला है, हमको इस माध्यम से पता चला है कि जी वहाँ की न्यूज हमने खंगाली लोहारू की। भिवानी न्यूज में ये सबूत है और उस न्यूज में लिख रखा कि 2 कंकाल व्यक्ति मिले एक बोलेरो गाड़ी के साथ लावा। देखिए, जो राजस्थान में जुनैद और नासिर को उनको किडनैप करके और उनको राजस्थान से हरियाणा ले जाकर वहां पर उनको मारकर पीटकर जख्मी करके उनको जिंदा जला दिया गया, ये हकीकत है। और जो विक्टिम्स के कज़न है इस्माइल, उन्होंने जो कंप्लेन दर्ज कराई उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो जुनैद और नासिर की हत्या किए, जला दिए उनके जिस्म को और मार दिए, उन्होंने विक्टिम के कज़न ने ये भी कहा है मीडिया को कि जो किडनैपर्स हैं जिनका नाम आया है 5-6 लोगों का, जिसमें एक शख्स का नाम आया है मोनू। अब ये मोनू जो है ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है। उसको हरियाणा की बीजेपी की सरकार अपना पूरा प्रोटेक्शन देती है और उसके जहां कहीं भी वो जाता है पुलिस उसके पीछे आ जाती है। तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि यूट्यूब पर ये शख्स, ये जो एक गैंग चलाता है माफिया की तरह, वो एक वारिस नाम के आदमी को पकड़ा, उसको मारा और पीटा और वारिस का जिंदा था, वारिस लाइव फेसबुक पर चलाया उसको। बाद में वारिस की डेथ हो गई तो पुलिस ने कह दिया कि नहीं एक्सीडेंट डेथ हुई। वारिस की फैमिली ने कहा कि उसकी डेथ किसी ने उसको उठाया और मारा पीटा। और यही शख्स जिसका नाम मैंने लिया, जो एफआईआर में नाम है एलएच, ये लाइव फेसबुक पे कर रहा था और वारिस के मुंह से खून बह रहा था। और जब वारिस की डेथ हो गई तो उसने फेसबुक से उसको निकाल दिया। इसके कई हर हफ्ता वीडियोस अपलोड करता कि किसी का सर पकड़ा हुआ है, किसी को मार रहा है। दूसरा, यही शख्स शेयर बाजार के लिए रेगुलेटरी इकदाम को मजबूत करने के मकसद से माहिरीन का पैनल बनाने के बारे में मरकज के मशवरे को सीलबंद लिफाफे में कबूल करने से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आज समाअत करते हुए कहा कि हम सीलबंद लिफाफे में मरकज के मशवरों को कबूल नहीं करेंगे। हम इस मामले में शफाफियत यकीनी बनाना चाहते हैं। साथ ही इस तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की तश्कील से मुतालिक मामले में अपना फैसला महफूज रख लिया है। 17 फरवरी को अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर हुई समाअत के दौरान सेबी के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल ने कमेटी के अरकान के नाम और उसके इख्तियारात पर जजों को मशवरे सौंपे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम चाहते हैं कि सच सामने आए, लेकिन बाजार पर उसका असर ना पड़े। किसी साबिक जज को निगरानी का जिम्मा सौंपने पर अदालत फैसला ले सकता है। इस ताल्लुक से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आपने जो नाम सौंपे हैं वो दूसरे फरीक को ना दिए गए तो शफाफियत की कमी होगी, इसलिए हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर इंतखाब के मामले में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि गवर्नर के नामजद करदा 10 काउंसलर्स मेयर के इंतखाब में वोट डालने के अहल नहीं है।
अदालत उस्मा ने यह फैसला आम आदमी पार्टी लीडर डॉक्टर शैली ओबराय की तरफ से दायर अर्जी पर समाप्त के बाद दिया, जिसमें एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में नामजद अरकान को वोट देने की इजाजत देने की एलजी के फैसले को चैलेंज किया गया था। वोटिंग में ताखिर पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मुल्क की राजधानी में यह हो रहा है, अच्छा नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन के आर्टिकल 243 के मुताबिक नामजद काउंसलर्स वोट नहीं दे सकते, बेहतर यह कि इलेक्शन जल्द से जल्द कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले मेयर का इंतखाब होगा, उसके बाद डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के अरकान का इंतखाब होगा। एमसीडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने दलील दी थी कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स वोट डाल सकते हैं। अमेरिकी अरबपति सरमायाकार जॉर्ज सोरस का कहना है कि गौतम अडानी की कारोबारी सल्तनत में उथल पुथल हिंदुस्तानी शेयर बाजारों में शेयर फरोख्त करने के रुझान का बायस बनी है और इससे हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने वाले सरमायाकारों का एतमाद मुतज़लज़िल हुआ है। उन्होंने कहा कि यही हलचल मुल्क में जमहूरियत की बहाली की राह हमवार कर सकती है। ख्याल है कि अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ होने के बाद हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट हिल गई थी और इस रिपोर्ट ने हिंदुस्तान के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर भी सवालात उठाए थे। India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for बीजेपी ने जुमे को अमेरिकी सरमायाकार जॉर्ज सोरस पर रास्त हमला करते हुए कहा कि जिस शख्स ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और जिसे माशी मुजरिम करार दिया गया, वो हिंदुस्तान में जमहूरियत को तबाह करने की अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। बीबीसी की एक मुतनाज़ा दस्तावेजी फिल्म और अमेरिकी क़यास आराई करने वाली फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की हिंदुस्तान की बुनियादी ढांचे की सनतों में काम करने वाले अडानी ग्रुप के खिलाफ मनफी रिपोर्ट पर पहले तनाज़े के दरमियान मरकजी वजीर और बीजेपी कायद स्मृति ईरानी ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जॉर्ज सोरस का ये कहना है कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तानी जमहूरी तरीके से मुंतखब की गई हुकूमत को तबाह कर देंगे। इसका मुंह तोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। आज जब भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उनके देशों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं, जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति अमेरिका के हों, चाहे वो यूके के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो राष्ट्रपति फ्रांस हों।
उन्होंने हिंदुस्तान और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सराहना की कि उनके देशों में आज आर्थिक व्यवस्था को हिंदुस्तान के साथ समन्वय में हम लोग एक सृजन देख रहे हैं, एक नए भारत के निर्माण को देख रहे हैं। उस सराहना के बाद तिलमिलाहट जो है वो जॉर्ज सोरोस के इस एक स्टेटमेंट से सामने आती है। जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति चाहते हैं कि एक कमजोर देश हो जिसमें कमजोर सरकार हो, जो उनके दिशा निर्देश अनुसार चले। ये नया हिंदुस्तान है, कमजोर नहीं। कांग्रेस ने मरकज पर इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने मुल्क में एसएमईज यानी स्मॉल मीडियम और मेजर इंडस्ट्रीज की मदद न करके मुल्क में बेरोजगारी का मसला बढ़ाया है। पार्टी ने दावा किया कि हुकूमत ने सरमायादारों को मजीद फायदा देने के लिए इस शोबे की सनतों को नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने अपने दोस्त सरमायादारों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर को नुकसान पहुंचाया, जो मुल्क में 12 करोड़ लोगों को रोजगार फराहम करता है। नतीजा आपके सामने है, बेरोजगारी का मसला बढ़ गया और करोड़ों खानदानों को माली नुकसान पहुंचा। जयराम रमेश ने एक रिपोर्ट भी शेयर की जिसमें दावा किया गया कि कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन के सर्वे में 72% कारोबारियों ने कहा कि पिछले 5 सालों में उनका कारोबार या तो मुस्तहकम रहा या इसमें गिरावट आई। सर्वे में शामिल तकरीबन 1 लाख कारोबारियों में से सिर्फ 28% ने कहा कि कारोबार बढ़ रहा है, वहीं 76% कारोबारियों ने कहा कि वो मुनाफा कमाने के काबिल नहीं है। इसराइल के हैकर्स दुनिया भर में 30 से ज्यादा मुल्कों में इंतखाबी धांधली कर रहे हैं। ये हैकर्स सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाते हैं। भारत समेत अमेरिका और ब्रिटेन में भी ये हैकर्स इसी तरह की धांधली कर रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक फेक न्यूज फैलाने वाले हैकर्स ग्रुप के लीडर का नाम ताल हनान है। वो इसराइल की स्पेशल फोर्स में रह चुका है। 50 साल का हनान पिछले 20 साल से जॉर्ज के फर्जी नाम से दुनिया भर के मुल्कों में इंतखाबी धांधली और फेक न्यूज को अंजाम दे रहा है। उसके साथ ही टीम जॉर्ज के कोड नेम से ऑपरेट करते हैं। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट के पास धांधली के फुटेज और डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। शिवसेना के 2 ग्रुप यानी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में जारी असली शिवसेना की जंग पर आज इलेक्शन कमीशन ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ग्रुप के दरमियान चल रही रस्साकशी को जुमे के रोज इंतखाबी कमीशन ने खत्म करते हुए हुक्म सुनाया कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का सिंबल यानी इंतखाबी निशान तीर और कमान एकनाथ शिंदे ग्रुप के पास रहेगा। इंतखाबी कमीशन का यह फैसला उद्धव ठाकरे के लिए एक जोरदार झटका है, क्योंकि अपने वालिद बाला साहेब ठाकरे की विरासत को वो अपनी क़यादत में आगे बढ़ाना चाहते थे। इंतखाबी कमीशन के फैसले के बाद महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बाला साहेब ठाकरे की नजरियात की फतेह है। दरअसल एकनाथ शिंदे की बगावत और उद्धव ठाकरे हुकूमत के जवाल के बाद से ही दोनों ग्रुप शिवसेना के नाम और तीर कमान सिंबल पर अपना दावा कर रहे थे। मामला इंतखाबी कमीशन के पास ज़ेरे दबाव होने के सबब तीर कमान के सिंबल को फ्रीज कर दिया गया था। ज़मीनी इंतखाब के लिए दोनों ग्रुपों को 2 अलग अलग सिंबल अलॉट किए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना पर दोनों ग्रुपों के दावे को देखते हुए कई बातों पर गौर किया। कमीशन ने देखा कि शिवसेना का मौजूदा आइन गैर जमहूरी है। बगैर किसी इंतखाब के अहदेदारों की शक्ल में एक ग्रुप के लोगों को गैर जमहूरी तरीके से मुकर्रर करने के लिए उसे बिगाड़ दिया गया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जुमे को कई मजहबी रहनुमाओं के हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बनाने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह मुमकिन नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी के अलावा किसी और की बात नहीं सुनी जा सकती। पटना में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यहाँ हर मजहब और फिरके के लोग रहते हैं। अगर कोई हिंदुस्तान को हिंदू कौम बनाना चाहता है तो वो मुल्क को तबाह करना चाहता है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें बाबा कौम महात्मा गांधी के कौल पर अमल करना चाहिए। हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में। कोई मतलब है इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है।
देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है, जो भी देश है किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया। तो आप सोच लीजिए और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से आज बीबीसी के दफातर पर किए गए धावों से मुताल्लिक बयान जारी किया गया, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि बीबीसी के दफातर में हुए धावों के दरमियान कई माली बेकायदगियां सामने आई हैं। महकमे की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 133A के तहत दिल्ली और मुंबई में एक बैनुल-अक़वामी मीडिया कंपनी के ग्रुप इदारों के बिजनेस ठिकानों पर एक सर्वे कार्रवाई की गई। ये ग्रुप अंग्रेजी, हिंदी और दीगर कई हिंदुस्तानी जबानों में मतन की तैयारी के बिजनेस में लगा हुआ है और इश्तिहारात की फरोख्त और मार्केट सपोर्ट खिदमात में काम करता है। सर्वे से इंकशाफ हुआ कि मुख्तलिफ हिंदुस्तानी जबानों में, जो कि अंग्रेजी के अलावा खातिर ख्वाह मतन के इस्तेमाल के बावजूद ग्रुप के माली इदारों ने जो आमदनी या मुनाफा दिखाया वो हिंदुस्तान में उसकी कार्रवाइयों की सतह के मुताबिक नहीं है। सर्वे के दौरान महकमे को इस तरह के बहुत से सबूत व शवाहिद मिले जिनसे पता चलता है कि बाज़ अदायगियों पर टैक्स अदा नहीं किया गया और इस आमदनी को ग्रुप के इदारों ने हिंदुस्तान में होने वाली आमदनी की मद में नहीं रखा था। सर्वे की कार्रवाई से यह भी मालूम हुआ कि मुताल्लिका मुल्क में काम करने वाले मुलाजिमीन की खिदमत हासिल की गई, जिसके लिए पेमेंट्स हिंदुस्तानी इदारे के जरिए गैर मुल्की इदारे को की गई। इस तरह की अदायगियों पर भी टैक्स को मौखर रखा जाता है और ये काम भी नहीं किया गया। इसके अलावा सर्वे से ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में बहुत सी बातें सामने आई हैं। सर्वे की कार्रवाई में मुलाजमीन के बयानात, डिजिटल सबूत और दस्तावेजात के जरिए ऐसे शवाहिद मिले जिनकी मुनासिब वक्त पर जांच की जाएगी। सिर्फ उन मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड किए गए जिनके अहम रोल थे और ये लोग बुनियादी तौर पर माली उमूर, मतन की तैयारी और प्रोडक्शन से मुतालिक कामों से जुड़े हुए थे। लेकिन ये देखने में आया कि दस्तावेजात, माहिदों वगैरह के दस्तावेजात फराहम करने में ताखीर का तरीका अपनाया गया। ग्रुप की इस तरह की हरकतों के बावजूद सर्वे की कार्रवाई इस तरह अंजाम दी गई कि रेगुलर चैनल सरगर्मियों पर असर ना पड़े। आपको बता दें कि बीबीसी के दफातर में आईटी का सर्वे 60 घंटे के बाद पूरा किया गया। मंगल की सुबह 11:30 बजे आईटी की टीम ने बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे शुरू किया था, जो जुमेरात देर रात खत्म हुआ। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले को लेकर जुम्मे के रोज ईटानगर में मुजाहरा किया गया। इस मुजाहरे के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। कैंडिडेट्स की मांग थी कि एपीपीएससी के सदरनशीन और अपॉइंट होने वाले ओहदेदारों के उन्हें बर्खास्त किया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवारों की मांग को मान लिया गया है और कमीशन के सदरनशीन और अरकान के हलफ बर्दारी तकरीब को रद्द कर दिया गया है। दिया है। मैंने डे 1 से ही कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑटोनमस एक बॉडी है, उसको सिस्टम को ओवरहॉलिंग करना जरूरी है टॉप टू बॉटम। इसीलिए जितने भी हमारा फॉर्मर जो मेंबर्स और चेयरमैन उन लोग ने रिजाइन कर दिया था। इसके बाद सरकारी कर्मचारी जो वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लोग थे, क्योंकि ऑटोनमस है वो पब्लिक सर्विस
कर्नाटक में आज से असेंबली के बजट इजलास का आगाज हुआ। उस वक्त वहां बीजेपी की हुकूमत है। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने असेंबली इंतखाबात के पेश नजर आज असेंबली में अपना आखिरी बजट पेश किया। बजट इजलास के दौरान एक दिलचस्प वाकया पेश आया, जहां कांग्रेस के अरकान असेंबली बशमूल साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने मुनफरिद अंदाज में एहतजाज करते हुए अपने कानों में फूल लगाकर इजलास में शरीक हुए और बताया कि बीजेपी हुकूमत ने 2018 के मंशूर के वादों को पूरा नहीं किया, इसलिए उन्होंने कान में फूल लगाया है। Who said Rama, it is Ramnagaram. Already temple is, one temple is there. What is there? What he can do? What he can do? Nothing. He is trying to take commercially. We are worried about our stomach. We are worried about the employment. No employment generation. No, we have announced 2,000 rupees to every woman. They have announced 500 rupees to the landless farmers, landless families. On power 75 units. We have announced 200 units. So they are बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो हाल ही में एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन की वजह से तनाजात में घिरे थे। चेतन शर्मा ने स्टिंग के दौरान टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों का जिक्र किया था और कई मुतनाज़िया बातें भी कही थी। इसके बाद से उनके ओहदे पर तलवार लटकी हुई थी। अब चेतन शर्मा ने अपना इस्तीफा बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह को पेश कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। चीफ सेलेक्टर के तौर पर यह उनका दूसरा दौर था। झारखंड के पुलामो जिले में वाक़े फानकी में दो तबकात के दरमियान पत्थरबाजी और पुरतशद्दुद टकराव के वाक़े के दूसरे दिन हालात काबू में रहे, लेकिन कशीदगी अब भी बरकरार है। हालात को देखते हुए रियासती हुकूमत ने जिले में इंटरनेट सर्विसेज 19 फरवरी तक बंद रखने का हुक्म दिया है। इस दरमियान पुलिस ने तशद्दुद के मुलजिम 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 30 से 40 अफराद को मुलजिम बताया गया है और 1000 से ज्यादा नामालूम लोगों को भी मुलजिम बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का शेड्यूल जुमे के रोज जारी कर दिया गया है। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 31 मार्च को टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच होगा। 28 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 18 डबल हेडर होंगे, यानी 18 बार एक दिन में 2 मैच होंगे। इस दौरान पहला मैच दोपहर 3:30 बजे और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। 31 मार्च को गुजरात और चेन्नई के बीच पहले मुकाबले के बाद 1 और 2 अप्रैल को 2 डबल हेडर होंगे। 1 अप्रैल को पंजाब कोलकाता के बीच पहला और लखनऊ दिल्ली के बीच दूसरा मुकाबला होगा। तुर्की और सीरिया में पिछले हफ्ते आए ज़लज़ले के 11 दिन बाद भी अमवात का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने तुर्की के लोगों के लिए $1 अरब जुटाने के लिए अपील की है। इस बीच तुर्की पुलिस ने सोशल मीडिया पर ज़लज़ले के बारे में भड़काऊ पोस्ट शेयर करने और दहशत पैदा करने के इल्जाम में 78 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की के ओहदेदारों ने 35,418 और शाम की हुकूमत ने 5,800 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की तस्दीक की है। दोनों मुल्कों में अब भी राहत और बचाव का काम जारी है। दोनों मुल्कों में दुनिया भर से मदद भेजी जा रही है। सीबीएस तुर्की की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने बताया कि बचाव काम को पूरा करने में 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इसमें अलग अलग तरह के 5,500 गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्विटर ने जुमे के रोज हिंदुस्तान में 3 में से 2 ऑफिसेज बंद करने का ऐलान किया। ये 2 ऑफिसेज दिल्ली और मुंबई के हैं। बेंगलुरु में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ऑफिस पहले की तरह चलता रहेगा। ब्लूमबर्ग न्यूज ने इसको लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें बताया गया कि अब मुलाजिमीन ऑफिस पहुंचे तो उन्हें घर भेज दिया गया। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर की इंडियन टीम में अब सिर्फ 3 एम्प्लॉयज बचे हैं। गूगल इंडिया ने कई डिपार्टमेंट से 453 एम्प्लॉयज की छटनी कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी से निकाले गए एम्प्लॉयज को गूगल इंडिया के कंट्री हेड और वाइस प्रेसिडेंट संजय गुप्ता ने मेल कर उनके टर्मिनेशन की जानकारी दी। इससे पहले जनवरी में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने अनाउंसमेंट की थी कि वो अपनी वर्ल्ड वाइड टोटल वर्क फोर्स में से 6% यानी 12,000 एम्प्लॉयज की छटनी का प्लान बना रहे हैं। आखिर में एक और खबर यूट्यूब से है।
यूट्यूब के इंडियन ओरिजिन के नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। इससे पहले नील मोहन यूट्यूब के सीपीओ थे, उन्हें प्रमोट करके ये जिम्मेदारी दी गई है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।